Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 10th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम स्टूडेंट्स हम इसका 8th लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स के सेकंड पार्ट को जो है वो तफसील से स्टडी करेंगे। इससे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स की डेफिनेशन बताई थी। मैंने आपको बताया था वो तमाम बीमारियां जिनमें दिल या खून की नालियां शामिल होती हैं, इनको मजमूई तौर पर हम कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स या कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस कहते हैं। स्टूडेंट्स हमने पिछले लेक्चर के अंदर कोरोनरी हार्ट डिजीज को जो है वो तफसील से कवर कर लिया। हमने पिछले लेक्चर के अंदर आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस को भी देखा। हमने पिछले लेक्चर के अंदर अथेरोस्क्लेरोसिस को भी देखा। कोरोनरी हार्ट डिजीज के अंदर क्या होता था स्टूडेंट्स? कोरोनरी हार्ट डिजीज के अंदर जो दिल के अंदर मौजूद जो कोरोनरी आर्टरी है जिसने हार्ट मसल्स को जो है वो ब्लड सप्लाई करना है, उस कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो है वो चर्बी की एक बाकायदा एक पूरी तह बन जाती थी जो कि खून के बहाव को जो है वो मुतासर करती थी, खून के बहाव को कम कर देती थी या रोक देती थी। उस चर्बी की तह को जो है वो हम प्लेक कहते थे और उस चर्बी की तह की वजह से जो कोरोनरी आर्टरी थिक और हार्ड होती थी उस कंडीशन को हम अथेरोस्क्लेरोसिस कहते थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कोरोनरी हार्ट डिजीज के अंदर क्या होता था इसका मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दिया है, बाकी इसकी जो डिटेल्स हैं वो हमने पिछले लेक्चर के अंदर कवर कर ली हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हम मायोकार्डियल इन्फारेक्शन और एंजाइना पेक्टोरिस जो है इनकी डिटेल्स को कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स आए हम सबसे पहले मायोकार्डियल इन्फारेक्शन जो है इसको स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक के अंदर स्टूडेंट्स मायोकार्डियल इन्फारेक्शन को वो बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स आपकी बुक के अंदर सबसे पहले वो आपको बताता है कि ये जो मायो लफ्ज है ना, मायोकार्डियम, इसका मतलब होता है हार्ट मसल। तो यहाँ पे देखिए मायो जो है ये मसल के लिए इस्तेमाल होता है, कार्डियक लफ्ज स्टूडेंट्स ये दिल के लिए इस्तेमाल होता है। तो मायोकार्डियम जो है ना स्टूडेंट्स ये असल में दिल की एक वॉल है। जो हार्ट है ना स्टूडेंट्स, जो दिल है उसकी 3 दीवारें, एक सबसे बाहर वाली दीवार, एक दरमियान वाली दीवार और एक सबसे अंदर वाली दीवार। जो सबसे बाहर वाली दीवार होती है ना उसको एपिकार्डियम कहते हैं, जो दरमियान वाली दीवार है उसको मायोकार्डियम कहते हैं और जो सबसे अंदर वाली दीवार होती है उसको एंडोकार्डियम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो दरमियान वाली दीवार है ना मायोकार्डियम, ये इसके अंदर जो है वो कार्डियक मसल सेल्स मौजूद होते हैं और ये कार्डियक मसल सेल्स जो हैं ये असल में वही सेल्स हैं जो कि दिल के अंदर जो है वो धड़क रहे होते हैं, जो कि दिल को उसका काम करने में जो है वो मदद देते हैं। तो स्टूडेंट्स मायोकार्डियम जो है ये दिल की दीवार है, मैंने आपको इसके हवाले से बता दिया। अब मायोकार्डियम जो है इसको हम हार्ट मसल को रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि जो इन्फारेक्शन है इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इन्फारेक्शन मेडिकल के अंदर जो है वो हम टिश्यू डेथ को कहते हैं। टिश्यू आपको पता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं। जब हमारी बॉडी में कहीं पर भी किसी ग्रुप ऑफ सेल्स की डेथ होती है तो हम उसके लिए टिश्यू डेथ या फिर इन्फारेक्शन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपको जो हार्ट की वाल्व्स के बारे में बताया ये आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं है, आपकी बुक के अंदर ये नहीं लिखा हुआ। अलबत्ता जब आप फर्स्ट ईयर के अंदर इसी चैप्टर को पढ़ेंगे ना तो वहां पे आप जो है वो देखेंगे कि दिल के अंदर 3 दीवारें, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। चूंकि यहाँ पे मायोकार्डियम का जिक्र था तो मैंने आपको जो है वो तीनों दीवारें जो है वो बता दी हैं। तो स्टूडेंट्स डेथ जो है वो हार्ट मसल्स की, इसको मायोकार्डियल इन्फारेक्शन कहा जाता है। मायोकार्डियल इन्फारेक्शन जो है इसको हम आम जुबान में हार्ट अटैक का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? हार्ट अटैक कहते हैं। इसे हम उर्दू में जो है वो दिल का दौरा पड़ना कहते हैं। उर्दू में मायोकार्डियल इन्फारेक्शन को क्या कहा जाता है? दिल का दौरा पड़ना। अब स्टूडेंट्स मायोकार्डियल इन्फारेक्शन होता क्यों है? यहाँ पे देखें वो कहते हैं इट्स अकर्स, ये होता है व्हेन जब ब्लड फ्लो टू अ पार्ट ऑफ हार्ट मसल, जब हार्ट मसल के किसी हिस्से को जो खून की सप्लाई है इज ब्लॉक्ड, वो बंद हो जाए फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, एक तवील अरसे तक, लीडिंग टू डेथ ऑफ द हार्ट मसल, और वो उस मखसूस हार्ट मसल की डेथ का सबब बनती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए मैं आपको इस पिक्चर से दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स ये आपको कोरोनरी आर्टरी नजर आ रही है। अब कोरोनरी आर्टरी की ये वाली जो ब्रांच आपको नजर आ रही है ना, ये इस मखसूस हिस्से को जो है वो ब्लड सप्लाई कर रही है। अब अगर इस यहाँ पर इस कोरोनरी आर्टरी में इस पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो, ये कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज की वजह से ब्लड का सप्लाई जो है वो मुकम्मल तौर पर कट ऑफ हो जाए, बंद हो जाए, आगे इस हार्ट मसल के हिस्से को जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे बिल्कुल जो है वो ब्लड की सप्लाई नहीं है, तो इसके नतीजा में क्या होगा? यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑक्सीजन नहीं जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे और यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल्स बन रहे हैं उनको लाने वाली कोई चीज़ भी नहीं होगी। तो इन सब के नतीजा में होगा क्या कि यहाँ पे जो कार्डियक मसल सेल्स हैं उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और स्टूडेंट्स इसी डेथ को हम क्या कहते हैं? हम किसी डेथ को हार्ट अटैक या फिर हम इसको मेडिकल के अंदर मायोकार्डियल इन्फारेक्शन का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो डेथ है इसकी
कि होती कैसे है, आपने इसके कॉज को जो है वो देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है। अ ब्लॉकेज एक रुकावट इन वन एक और मोर कोरोनरी आर्टरीज या ज्यादा कोरोनरी आर्टरीज के अंदर, एक या ज्यादा कोरोनरी आर्टरीज के अंदर अगर क्या आ जाए, रुकावट आ जाए। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि मेन कोरोनरी आर्टरीज जो हैं वो दो हैं, एक को हम कहते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी और एक को हम कहते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। बाद में ये जो लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरीज है ना, ये मजीद तकसीम होकर मजीद छोटी छोटी आर्टरीज बनाती हैं। तो स्टूडेंट्स अगर उसमें मेन कोरोनरी आर्टरी उसमें या उसके नतीजा में जो तकसीम होके नई आर्टरीज बनती हैं उनमें अगर रुकावट आ जाए, अब स्टूडेंट्स वो रुकावट कैसे आती है उसका भी जिक्र भी वो करते हैं। और वो जो रुकावट है ऑफन काज्ड बाय, उस वो किस वजह से होती है, अब ब्लड क्लॉट, खून के जमने, क्लॉट कहते हैं खून के जमने को, ब्लड क्लॉट खून के जमने की वजह से डैट फॉर्म्स, और ये जो जमा हुआ खून है ना, ये किसके ऊपर बनता है, डैट फॉर्म्स जो कि बनता है ओवर अथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स, अथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स के ऊपर जो है जब ब्लड क्लॉट बने तो इसके नतीजा में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके नतीजा में मायोकार्डियल इन्फारेक्शन हो सकता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने इसको ध्यान से समझना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप अथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग को समझेंगे होता क्या है। स्टूडेंट्स ये आपको नॉर्मल आर्टरी नजर आ रही है, आप इसको कोरोनरी आर्टरी समझें, ये बिल्कुल नॉर्मल है, ब्लड यहाँ पे जो है वो फ्लो कर रहा है, खून जो है वो इस नाली के अंदर से गुजर रहा है। अब हुआ क्या स्टूडेंट्स, हुआ ये कि किसी वजह से अगर ये एंडोथेलियम जो है वो डैमेज हो गई है, क्या हो गई है स्टूडेंट्स, ये एंडोथेलियम डैमेज हो गई है, और डैमेज होने के नतीजा में जो ब्लड के अंदर मौजूद बैड कोलेस्ट्रोल है उसको अटैच होने के लिए एक जगह मिल गई है। तो वो जो बैड कोलेस्ट्रोल के मॉलिक्यूल्स हैं ना स्टूडेंट्स, वो इस डैमेज साइट पे आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा होना शुरू कर देंगे। तो जैसे जैसे वो इकट्ठे होते जाएंगे तो यहाँ पे चर्बी की बाकायदा एक पूरी तह बन जाती है जो कि खून के सप्लाई को या तो कम कर देती है या ब्लॉक कर देती है। तो स्टूडेंट्स ये जो आपको चर्बी की तह नजर आती है इसको प्लेग कहते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, प्लेग कहते हैं। अब जहां पे स्टूडेंट्स ये जो प्लेग है ना इसकी फॉर्मेशन होती है इस पॉइंट के ऊपर, ये जो कोरोनरी आर्टरी है स्टूडेंट्स, ये एक तो हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है, और दूसरा ये थिक हो जाती है, ये मोटी हो जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस प्लेग की वजह से कोरोनरी आर्टरी का हार्ड और थिक होना, इसको हम कहते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, अथेरोस्क्लेरोसिस। तो स्टूडेंट्स अब इस अथेरोस्क्लेरोसिस जो है ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें प्लेग के साथ ये जो कोरोनरी आर्टरी है ये हार्ड और थिक हो गई है। तो इस प्लेग को स्टूडेंट्स हम अथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग भी कह सकते हैं कि चर्बी की एक ऐसी तय है जो कि अथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर बनती है। तो स्टूडेंट्स इस प्लेग को हम अथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग भी कह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, अगर यहाँ पे ज्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से या स्मोकिंग के अंदर मौजूद जो केमिकल्स हैं उनकी वजह से या शुगर की वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पे एंडोथेलियम जो है वो मजीद डैमेज हो, क्या हो स्टूडेंट्स, मजीद डैमेज हो, और मजीद डैमेज होने के नतीजा में यहाँ पे जो बैड कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स हैं ये बाहर आना शुरू कर दें। ये क्या करें स्टूडेंट्स, बाहर आना शुरू कर दें। तो आपके ब्लड के अंदर मौजूद जो प्लेटलेट्स हैं उनको ऐसा महसूस होता है जैसे खून की नाली फट गई है, जैसे खून की नाली क्या हो गई है, फट गई है। और आपको पता है कि प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लॉटिंग करवाते हैं हमारी बॉडी में, कहीं पर भी खून की नाली जो है वो अगर रप्चर हो तो वो ब्लड क्लॉट बनाते हैं। और ब्लड क्लॉट कैसे बनता है स्टूडेंट्स, ये भी हमने जो है वो प्लेटलेट्स के अंदर पढ़ा हुआ है कि जैसे यहाँ पे जो है कहीं पे खून की नाली फटती है तो वहां पे प्लेटलेट्स फौरन से आके इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होके क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो फिब्रिनोजिन जो कि एक प्लाज्मा प्रोटीन है उसको कन्वर्ट करते हैं फिब्रिन के अंदर। किसमें कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट्स, फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फिर फिब्रिन जो है वो इस मखसूस एरिया के अंदर जो है वो अपना एक जाल बनाता है। उस जाल के अंदर जब रेड ब्लड सेल्स फंसते हैं तो रेड ब्लड सेल्स और फिब्रिन आपस में इकट्ठे होकर क्या बना देते हैं स्टूडेंट्स, एक ब्लड क्लॉट बना देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हुआ क्या कि अथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग के ऊपर जो है वो बाकायदा एक ब्लड का क्लॉट जो है वो बन गया है। अब स्टूडेंट्स जब ये ब्लड का क्लॉट बन गया ना तो इसने क्या किया, इसने दिल के उस मखसूस हिस्से को जो है वो ब्लड की सप्लाई बिल्कुल कट कर दी। उसके नतीजा में उस मखसूस हिस्से की क्या हो गई, डेथ हो गई। इसी को स्टूडेंट्स हम हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फारेक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसका जो कॉज है ये बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो समझ में आ गया होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स इसकी सिम्टम्स हैं, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी अलामात कौन कौन सी होती हैं, तो आपने इनको भी ध्यान से समझना है। अब स्टूडेंट्स जिस मरीज को जो है वो दिल का दौरा पड़ता है, अब उसमें होता क्या है, उसमें सीने में जो है उसको दर्द होती है, शदीद किस्म की दर्द होती है, टाइटनेस, सीने में जो है वो जकड़न महसूस होती है, एंड प्रेशर और सीने में दबाव महसूस होता है। तो आपने इसको याद रखना है कि सीने में दर्द होता है, सीने में जो है वो एक जकड़न महसूस होती है और सीने में जो है वो दबाव महसूस होता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्टूडेंट्स सांस जो है वो नहीं आता, जो जो जिस पेशेंट को जो है वो दिल का दौरा पड़ता है उसको सांस लेने में जो है वो तंगी होती है। अब स्टूडेंट्स ऐसा क्यों होता है आपने ध्यान से समझना है। आपको पता है कि जो दिल है
वो लंग्स के पास ब्लड को पंप करता है। क्यों करता है? ताकि लंग्स के लेवल पर गैसियस एक्सचेंज हो सके, लंग्स के लेवल पर उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को ऐड किया जा सके। अब फ्रेंड्स, जब दिल का एक मखसूस हिस्सा जो है उसकी डेथ हो गई है, तो दिल जो है उस एफिशिएंसी के मुताबिक लंग्स के पास ब्लड को नहीं भेज सकता, जिसकी वजह से होता क्या है कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम आती है और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड भी कम निकलती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस केस में मरीज को जो है वो सांस लेने में दुश्वारी होती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। तो ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है वो होती है। उसके बाद स्वेटिंग, पसीना आता है। स्टूडेंट्स, पसीना जो है वो हमारी बॉडी में उस वक्त आता है जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती है। फर्ज करें आप अचानक से बहुत ज़्यादा डर गए हैं तो आपको पसीना आना शुरू हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गए हैं तो आपको पसीना आना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा टेंशन ले लें तो पसीना आना शुरू हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह ये जो हार्ट अटैक है हमारी बॉडी का, ये भी हमारी बॉडी के लिए एक इमरजेंसी है। तो इस केस में भी जो है वो बॉडी से पसीना खारिज होना शुरू हो जाता है, पेशेंट को स्वेटिंग होती है। उसके बाद जो पेन है ना स्टूडेंट्स, वो रेडिएट, जो दर्द है वो फैलता है कहाँ पे? आर्म, बाजुओं में, नेक, गर्दन में और जा और जबड़े में। अब देखें, अब टिश्यू डेथ कहाँ पे हो रही है? दिल के अंदर हो रही है। ठीक है, लेकिन उसका जो दर्द है वो आपको बाजू में महसूस होगा, गर्दन में महसूस होगा और जबड़े में महसूस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मेडिकल के अंदर इस पेन को हम नाम देते हैं रेफर्ड पेन। ठीक है, डॉक्टर्स जो हैं वो इस पेन को रेफर्ड पेन कहते हैं, तो आपने इसको याद रखना है। रेफर्ड पेन क्या होती है स्टूडेंट्स, मैं आपको इसको जो है वो आसान सी पिक्चर से समझाता हूँ। स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर एक ब्रेन है और ब्रेन के अलावा स्पाइनल कॉर्ड जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद है। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर हमारी बॉडी की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। अब स्टूडेंट्स, जैसे ही दिल जो है, दिल के एक मखसूस हिस्से की डेथ हुई, तो दिल से एक पेन का सिग्नल जो है वो जाता है स्पाइनल कॉर्ड में। कहाँ पे जाता है स्टूडेंट्स? स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। अब जिस पॉइंट पर ये सिग्नल जाता है ना पेन का, उसी पॉइंट पे स्टूडेंट आगे एक न्यूरॉन होता है जो कि बाजू को जा रहा होता है, एक न्यूरॉन होता है जो कि गर्दन के पास जा रहा होता है, एक स्टूडेंट्स ये जो न्यूरॉन है ये किसके पास जा रहा है? जॉ के पास जा रहा है, जबड़े के पास जा रहा है। न्यूरॉन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इसकी डिटेल्स हमने 9th में पढ़ी थी। न्यूरॉन्स असल में ऐसे सेल्स हैं जो कि हमारी बॉडी में पैगाम का काम करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में पैगाम को लेके जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे एक पेन का सिग्नल आता है दिल से स्पाइनल कॉर्ड तक, तो वही पेन का सिग्नल आगे इधर भी चला गया, इधर भी चला गया और इधर भी चला गया। तो स्टूडेंट्स, अब दिल की जो दर्द है वो आगे अब लेफ्ट आर्म में भी चली गई है, नेक में भी चली गई और जाँ में भी चली गई है, और यहाँ पे भी आपको जो है वो पेन होना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे कोई चोट नहीं लगी, लेकिन दिल की पेन यहाँ के इन हिस्सों को मुंतकिल हो गई है। इसी वजह से इस पेन को हम क्या कहते हैं? रेफर्ड पेन का नाम देते हैं। तो आपने इनकी सिम्टम्स को याद रखना है, और ये जो रेफर्ड पेन है ना, इस टर्म को भी आपने अच्छी तरह से याद रखना है। तो स्टूडेंट्स, ये सिम्टम्स हैं: चेस्ट पेन, टाइटनेस एंड प्रेशर, उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्वेटिंग, और उसके बाद पेन रेडिएटिंग टू आर्म, नेक और जा। जो पेन दर्द है वो बाजू, गर्दन और जबड़े तक जो है वो फैल जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, इसका ट्रीटमेंट क्या है? जहन में रखें कि हार्ट अटैक का जब भी आप पेशेंट देखें कि मेडिकल इमरजेंसी है, पेशेंट को फौरन जो है वो हॉस्पिटल की इमरजेंसी के अंदर जो है वो लेके जाना लाजमी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर पेशेंट जो है इमरजेंसी के अंदर लेके जाने में देर हो जाए तो पेशेंट की जो है वो डेथ भी हो सकती है। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इमरजेंसी ट्रीटमेंट के तौर पर डॉक्टर्स क्या करते हैं? जैसे जो है वो हार्ट अटैक का कोई पेशेंट आता है तो डॉक्टर्स जो हैं वो एक इंजेक्शन लगाते हैं। उस इंजेक्शन के अंदर क्या होता है? ऐसी मेडिसिन होती है, ऐसी दवाई होती है जो कि ब्लड क्लॉट, जो जमा हुआ खून होता है ना खून की नालियों में, उसको डिसॉल्व कर देती है, उसको तोड़ देती हैं, उसको हल कर देती हैं। ठीक है, डॉक्टर्स जो हैं वो ऐसे मेडिसिन देते हैं जिससे जिस्म के अंदर खून की नालियों में कहीं पे अगर खून जमा हुआ है तो वो जमा हुआ खून जो है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है कि आपने ऐसी मेडिसिन देनी है जो कि जमे हुए खून को हल कर ले, जमे हुए खून को खत्म कर दें। दूसरा, एंजियोप्लास्टी टू ओपन ब्लॉक्ड आर्टरीज। अब स्टूडेंट्स, एंजियोप्लास्टी क्या होती है आपने इसको ध्यान से समझना है। पहले मैं आपको इसका प्रोसीजर जो है वो समझा देता हूँ, उसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको उर्दू में इसको रीड भी करवा देता हूँ। अब ये आपको फर्ज करिए आपको कोरोनरी आर्टरी नजर आ रही है। इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर बाकायदा एक प्लेग की फॉर्मेशन जो है वो हुई हुई है, और यहाँ पे देखें ब्लड के फ्लो के लिए रास्ता भी जो है वो क्या है? कम है। अब स्टूडेंट्स, इस केस में जब पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर जो है वो एंजियोप्लास्टी करते हैं। एंजियोप्लास्टी क्यों करते हैं? ताकि इस रास्ते को खोला जा सके। अब स्टूडेंट्स, एंजियोप्लास्टी में क्या किया जाता है? एक कैथीटर, अभी कैथीटर जो है स्टूडेंट्स एक डिवाइस है। कैथीटर को जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो दाखिल किया जाता है, खून की नाली के अंदर जो है वो दाखिल किया जाता है, और स्टूडेंट्स डॉक्टर जो है वो बाकायदा उसको मॉनिटर करते 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 जो है वो कोरोनरी आर्टरी तक ले आता है। डॉक्टर जो है वो कैथीटर को हमारी एक आर्टरी के अंदर दाखिल करता है, और उस आर्टरी के जरिए दाखिल करते करते जो है वो दिल में मौजूद जो कोरोनरी आर्टरी है उस कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो है वो ले आता है, और उस पॉइंट तक पहुंच जाता है जहां पे प्लेग की फॉर्मेशन हुई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं?
अब ये जो कैथीटर है ना स्टूडेंट्स, इसके यहाँ पे इसके आगे जो है वो एक हिस्सा होता है जिसको बैलून कहते हैं, गुब्बारा कहते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो गुब्बारा है ना, इसके अंदर हवा मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये आपको जो है वो सिकुड़ा हुआ जो है वो महसूस हो रहा है, ठीक है। गुब्बारे के अंदर अभी कोई हवा मौजूद नहीं है। तो स्टूडेंट्स होता ये है कि डॉक्टर क्या करता है, जैसे ही उस प्लेग के हिस्से तक पहुंच जाता है ना, तो उस गुब्बारे के अंदर जो है वो इन्फ्लेट करता है, उस गुब्बारे के अंदर हवा भरता है। जैसे उस गुब्बारे के अंदर हवा भरती है ना स्टूडेंट्स, ये जो गुब्बारा है ये इस नाली के ऊपर जो है प्रेशर लगाता है। क्या लगाता है? एक प्रेशर लगाता है। और प्रेशर के नतीजा में क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पहले रास्ता तंग था खून के बहाव के लिए, अब वो खून के बहाव के लिए रास्ता जो है वो क्या हो जाता है, खुल जाता है। तो आपने इस पॉइंट को याद रखना है। अब स्टूडेंट्स इस गुब्बारे की मदद से हवा, इस गुब्बारे की मदद से स्टूडेंट्स खून के गुजरने के लिए खून की नाली में मौजूद तंग रास्ते को बड़ा करना, खुला करना, इस प्रोसेस को एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है स्टूडेंट्स, जिन पेशेंट्स में एक मर्तबा एंजियोप्लास्टी की, उनमें दोबारा से जो है वो प्लेग की फॉर्मेशन हो गई और दोबारा से ये रास्ता तंग हो गया। तो उन पेशेंट्स के अंदर क्या करते हैं डॉक्टर जो है वो स्टंट डालते हैं। अब ये स्टंट क्या होता है? स्टंट जो है स्टूडेंट, ये एक लोहे की, आप ये समझें, एक जाली है। लोहे की क्या होती है स्टूडेंट्स, एक जाली होती है जो कि पेशेंट के कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो है वो डाल दी जाती है। अब स्टूडेंट्स इस जाली को कैसे डाला जाता है? सेम वही एंजियोप्लास्टी वाला प्रोसीजर होता है, बस इस बगैर हवा वाला जो गुब्बारा है ना, इस गुब्बारे के ऊपर जो है वो स्टंट होता है, लोहे की जाली होती है जो कि बंद होती है। इसको हम कहते हैं क्लोज्ड स्टंट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? क्लोज्ड स्टंट कहते हैं। फिर स्टूडेंट होता ये है कि जैसे ही इस गुब्बारे के अंदर हवा भरी जाती है, ये जो स्टंट है ना, ये ओपन हो जाता है, खुल जाता है, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट्स जब ये गुब्बारे के अंदर से दोबारा हवा निकाल ली जाती है, तो अब की बार ये स्टंट बंद नहीं होता। तो गुब्बारे के अंदर से हवा को बाहर निकाल के इस कैथीटर को जो है वो फिर बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, और ये जो स्टंट है ये इसी कोरोनरी आर्टरी के अंदर मौजूद होता है। अब ये क्या करता है स्टूडेंट, ये प्लेग होने के बावजूद इस खून की नाली को दोबारा से बंद होने नहीं देता, और खून के लिए रास्ता जो है वो मुसलसल खुला रहता है, मुसलसल ओपन रहता है। तो इस प्रोसीजर को, जिसमें हम एंजियोप्लास्टी के साथ स्टंट डालते हैं, इसको हम स्टंट एंजियोप्लास्टी जो है वो कहते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी जो है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। स्टूडेंट्स हम इसको जो है वो रीड कर लेते हैं। आप लोग चाहें एंजियोप्लास्टी के हवाले से अपनी बुक के ऊपर लिखना, तो आप लोग इस पैराग्राफ को लिख सकते हैं, ताकि आप लोगों को याद रहे कि एंजियोप्लास्टी क्या होती है। क्योंकि आपकी बुक के अंदर इसका सिर्फ नाम लिखा हुआ है, इसकी कोई डिटेल्स जो है वो मेंशन नहीं है। तो सबसे पहले देखें एंजियोप्लास्टी क्या है। एक ऐसा तिब्बी तरीकाकार है, एक ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसमें दिल की बंद या तंग शरेयानों को, शरेयान कहते हैं नालियों को, जिसमें दिल की बंद या तंग नालियों को जो है वो खोलकर खून की रवानी को क्या किया जाता है, बहाल किया जाता है। इस अमल के दौरान शरेयान के अंदर, शरेयान मतलब जो कोरोनरी आर्टरी है, जो खून की नाली है, उसके अंदर एक छोटा गुब्बारा फुलाकर रुकावट को दूर किया जाता है। एंजियोप्लास्टी में क्या किया जाता है, शरेयान के अंदर एक छोटा गुब्बारे को क्या किया जाता है, फुलाया जाता है और उस रुकावट को दूर किया जाता है। और अक्सर एक धाती जाली यानी स्टंट जो है वो रख दिया जाता है, ठीक है। अब ये स्टंट क्या करता है स्टूडेंट्स, ये इस कोरोनरी आर्टरी को दोबारा बंद होने नहीं देता। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसका ट्रीटमेंट जो है वो समझ में आ गया होगा। इमरजेंसी ट्रीटमेंट में मेडिसिन दी जाती हैं जो कि जमे हुए खून को हल करती हैं। उसके बाद एंजियोप्लास्टी की जाती है जो कि बंद हुई आर्टरीज को दोबारा से खोलती हैं, और स्टंटिंग, स्टंट डाले जाते हैं जो कि आर्टरीज को जो है वो मुसलसल खुला रखते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसका ट्रीटमेंट जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, अगर जिस पेशेंट को हार्ट अटैक हो, अगर उसको जो है वो बाकायदा वक्त पर जो है वो हॉस्पिटल ना लेके जाया जाए, तो उसके नतीजा में कौन कौन सी पेचीदगियां हो सकती हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर से मुराद है दिल का जिस्म की जरूरत के मुताबिक खून पंप ना कर पाना। क्योंकि पहले तो दिल सही था ना, पहले दिल के सारे सेल्स जो है वो काम कर रहे थे, दिल सारी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप कर रहा था। लेकिन स्टूडेंट्स अब क्या हुआ है, अब दिल के एक मखसूस हिस्से की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। जब डेथ हुई है स्टूडेंट्स, तो अब दिल जो है वो सारी बॉडी को उस तरह से ब्लड पंप नहीं कर पाता। तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं हार्ट फेलियर। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स, हार्ट फेलियर का नाम देते हैं। तो इसको उर्दू में भी जो है वो आप लिख लें। उसके बाद स्टूडेंट्स जो अगली कॉम्प्लिकेशन है वो है एरिथमियास। एरिथमियास का मतलब होता है इरेगुलर हार्ट बीट्स। दिल की जो धड़कन है वो बेतरतीब हो जाती है। दिल की धड़कन क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, बेतरतीब हो जाती है। अब इससे क्या मुराद है स्टूडेंट्स, हमारा जो दिल है वो एक बाकायदा एक रिदम के साथ धड़क रहा होता है। पहले दोनों एट्रिया जो है वो खून से भरते हैं। दोनों एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आता है। फिर दोनों वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड आगे जो है वो ट्रांसफर हो जाता है पल्मोनरी आर्टरीज और एओर्टा को। तो हमारा ये जो दिल है ना, इसके अंदर सारी चीजें जो है वो एक रिदम के साथ, एक तरतीब के साथ हो रही होती हैं। लेकिन जब दिल के एक मखसूस हिस्सा जो है उसकी डेथ हो जाती है, तो ये जो चीजें हैं ये इसी तरतीब के साथ नहीं होती, बल्कि दिल की जो धड़कन है इसके अंदर एक बेतरतीबी आ जाती है। और दिल जो है वो या तो बहुत तेजी से धड़कना शुरू कर देता है या बहुत
आहिस्ता आहिस्ता जो है वो धड़कना शुरू कर देता है। तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं एरिथमियाज, इर्रेगुलर हार्ट बीट्स। तो दिल की धड़कन की रफ्तार जो है वो गैर मामूली हो जाती है, मतलब बहुत तेज या बहुत सुस्त हो जाती है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स जो अगली कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वो है सडन कार्डियक अरेस्ट। सडन कार्डियक अरेस्ट से क्या मुराद है? सडन कहते हैं अचानक को, कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि दिल की धड़कन और पंपिंग का अचानक मुकम्मल तौर पर रुक जाना, इसे कहते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट। अब स्टूडेंट्स अगर सडन कार्डियक अरेस्ट जो है वो पेशेंट को हो गया है, तो पेशेंट में ना तो आपको हार्ट बीट मिलेगी, ना पेशेंट की पल्स आपको महसूस होगी, ठीक है, ना पेशेंट की जो है वो सांस चलती हुई आपको नजर आएगी। तो इस केस में अगर कुछ मिनट्स या सेकंड्स के अंदर पेशेंट को सीपीआर मिल जाए, सीपीआर स्टूडेंट्स एक टेक्निक होती है, सीपीआर। सीपीआर क्या होती है स्टूडेंट्स? आपने इसकी एब्रीविएशन जो है वो गूगल से देख के मुझे कमेंट्स के अंदर बताना है। ठीक है, अब सीपीआर जो है स्टूडेंट्स आप इसको जो है वो सीख भी सकते हैं, आपको भी सीपीआर करनी आनी चाहिए। हम किसी लेक्चर के अंदर जो है वो इसको भी देखेंगे सीपीआर जो है वो कैसे करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को सीपीआर या वो जो आपने हॉस्पिटल के अंदर देखा होगा बिजली के झटके लगाते हैं, अगर ये दो ऑप्शन जो है वो पेशेंट को ना मिले कुछ मिनट्स के अंदर, तो पेशेंट की जो है वो डेथ हो सकती है। ठीक है, तो सडन कार्डियक अरेस्ट जो है बहुत खतरनाक किस्म की कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें कुछ मिनट्स के अंदर जो है अगर सीपीआर ना मिले तो पेशेंट जो है वो बिल्कुल डेथ की कंडीशन में जा सकता है। तो स्टूडेंट्स इसकी तीन कॉम्प्लिकेशंस हैं, हार्ट फेलियर, एरिथमियाज और सडन कार्डियक अरेस्ट। आपने इनको अच्छी तरह से याद रखना है। उसके बाद इसकी प्रिवेंशन है, बचाव। हम हार्ट अटैक से अपने और अपने प्यारों को जो है वो किस तरह से बचा सकते हैं, आपने इसको ध्यान से समझना है। मेंटेनिंग वेट विद अ हेल्दी डाइट, हमने एक सेहत बख्श गजा के साथ जो है वो अपने वजन को जो है वो बरकरार रखना है, मतलब ओवर वेट नहीं होना, वजन जो है उसको ज्यादा नहीं करना, मोटापे का शिकार नहीं होना। सेहतमंद खाना खाएं, सब्जियां खाएं, फल खाएं, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, अच्छी खुराक का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अलबत्ता ये जो तली हुई चीज़ें हैं, उसके अलावा फास्ट फूड, जंक फूड, इनका इस्तेमाल जो है वो कम से कम करें। तो इस तरह जो है वो हम अपने और अपने प्यारों को जो है वो हार्ट अटैक से बचा सकते हैं। उसके अलावा स्मोकिंग जो है इससे अवॉइड करें, तंबाकू नोशी से बचें, क्योंकि तंबाकू नोशी के अंदर ऐसे केमिकल्स हैं जो कि पहले कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का सबब बनेंगे। फिर कोरोनरी हार्ट डिजीज़ जो है जब ये ज़्यादा पेचीदा हो जाएगी तो इसके नतीजा में हार्ट अटैक भी हो सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स बाकायदा से वर्जिश करें, जब वर्जिश बाकायदगी से करेंगे तो इससे होगा क्या, हमारी बॉडी की तमाम चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर रहेंगी। हमने जो खाना खाया है वो हमारी बॉडी के अंदर फैट की शक्ल में ज़ख़ीरा नहीं होगा, डिपॉजिट नहीं होगा, वो हमारी बॉडी के अंदर यूज़ होता रहेगा। तो इससे जो है वो हम हार्ट अटैक से जो है वो बच सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ब्लड प्रेशर, ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से भी जो है वो पहले कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होगी और उसके बाद में कॉम्प्लिकेशन के नतीजा में हार्ट अटैक जो है वो हो सकता है। ज़्यादा शुगर की वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो अगर आप इन तमाम चीज़ों को जो है, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, डायबिटीज़ शुगर को कहते हैं शुगर, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल अगर किसी शख्स की बॉडी के अंदर ज़्यादा है, अगर वो उसको कंट्रोल कर लेता है, नॉर्मल रेंज के अंदर ले आता है, तो वो अपने आप को हार्ट अटैक से बचा सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स एक शॉर्ट क्वेश्चन है, साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है? स्टूडेंट्स ये ऐसा हार्ट अटैक है जिसमें पेशेंट को जो है वो दर्द नहीं होती, पेन महसूस नहीं होती। अब पेन क्यों महसूस नहीं होती, आपने इसको ध्यान से समझना है। स्टूडेंट्स इस ये जो साइलेंट हार्ट अटैक है ना, ये ज़्यादातर जो है वो बहुत बूढ़े लोगों के अंदर और उन मरीजों के अंदर होता है जो जिनको शुगर होती है, और शुगर भी जो है वो बहुत तवील शुगर होती है, बहुत सालों से जो है वो शुगर होती है। तो इन पेशेंट्स में जब हार्ट अटैक होता है तो इसको साइलेंट हार्ट अटैक जो है वो कहा जाता है। इनमें आमतौर पे दर्द नहीं होती पेशेंट को। अब दर्द क्यों नहीं होती, आपने इसको ध्यान से समझना है। ब्लड के अंदर जब शुगर जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा होती है ना, वो हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स को डैमेज करना शुरू कर देती है। क्या करती है स्टूडेंट्स? न्यूरॉन को डैमेज करना शुरू कर देती है। और बहुत तवील और बहुत अरसे वाली जो शुगर होती है ना, वो न्यूरॉन्स को बुरी तरह से डैमेज कर देती है। आप यहाँ पे इमेजिन करें कि यहाँ पे सारे न्यूरॉन्स जो हैं बुरी तरह से डैमेज हुए हैं। अब हार्ट अटैक हुआ, हार्ट अटैक से सिग्नल जो है वो इस पॉइंट पर आया, अब यहाँ पे करंट आया, लेकिन वो जो करंट है चूंकि आगे ये सारे हिस्से डैमेज हैं तो वो इन हिस्सों तक जो है वो मुंतकिल नहीं हुआ। इसको हम कहते हैं कि यहाँ पे रैपिड पेन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रैपिड पेन क्यों नहीं है? क्योंकि न्यूरॉन्स जिन्होंने उस पेन को आगे मुंतकिल करना है वही जो है वो बुरी तरह से डैमेज हुए हैं। तो इस कंडीशन को हम साइलेंट हार्ट अटैक का नाम देते हैं। तो यहाँ पे देखें वो कहते हैं समटाइम्स बाज़-औक़ात हार्ट अटैक अकर्स विदाउट सिम्पटम्स, जो दिल का दौरा है वो बगैर जो है वो किसी सिम्पटम के होता है, इसको हम साइलेंट हार्ट अटैक का नाम देते हैं। और ये ज़्यादातर बहुत बूढ़े लोगों में और शुगर के मरीजों के अंदर जो है ये कॉमन होता है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। वर्ल्ड हार्ट डे जो है इसको हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। 29 सितंबर को पूरी दुनिया में दिल की आगाही के हवाले से जो है वो दिन मनाया जाता है। इस दिन लोगों को जो है वो आगाही दी जाती है कि कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स कितने खतरनाक हैं, किन किन वजूहात की वजह से ये होते हैं,
क्या क्या इनकी अलामात हैं और आप इनसे किन किन तरीकों के जरिए जो है वो बच सकते हैं। ठीक है, तो इट्स ऑब्जेक्टिव, वर्ल्ड हार्ट डे मनाने का जो है वो मकसद क्या है, टू गिव अवेयरनेस, आगाही देना टू कॉमन पीपल, आम लोगों को, अबाउट द रिस्क ऑफ कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स के खतरात के हवाले से। तो स्टूडेंट्स आपने इसको एमसीक्यू के तौर पे याद रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो सबसे लास्ट पे जो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है ये है एंजाइना पेक्टोरिस। स्टूडेंट्स एंजाइना लफ्ज़ जो है ये पेन के लिए इस्तेमाल होता है, पेक्टोरिस जो है ये चेस्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो एंजाइना पेक्टोरिस जो है इसको असल में आम लैंग्वेज के अंदर चेस्ट पेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? इसको चेस्ट पेन भी कहा जाता है। अब चेस्ट पेन जो है स्टूडेंट्स ये हमने जो इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने कोरोनरी हार्ट डिजीज़ पढ़ी थी, उसमें हमने उसको एज आ सिम्टम जो है वो डिस्कस किया था। एज अ सिम्टम हमने देखा था कि कोरोनरी हार्ट डिजीज के अंदर चेस्ट पेन जो है वो होती है। तो स्टूडेंट्स चेस्ट पेन को हम एंजाइना पेक्टोरिस का जो है वो स्पेसिफिकली नाम देते हैं। तो ये जो एंजाइना पेक्टोरिस है ये असल में कोरोनरी हार्ट डिजीज की ही एक सिम्टम है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कोरोनरी हार्ट डिजीज के अंदर क्या होता था, मैंने आपको बताया था कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो है वो प्लेग की फॉर्मेशन होती थी और प्लेग की फॉर्मेशन होने की वजह से जो कार्डियक मसल है स्टूडेंट्स उसको जो है वो ब्लड की सप्लाई या तो कम हो जाती थी या बिल्कुल बंद हो जाते थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने इसको भी जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। तो स्टूडेंट्स यही जो है यहाँ पे एंजाइना पेक्टोरिस में लिखा हुआ है। एंजाइना पेक्टोरिस को जो है वो आमतौर पे सिर्फ एंजाइना भी कहा जाता है। ये सीने में दर्द या सीने में बेचैनी है, चेस्ट पेन है या फिर डिस्कम्फर्ट, सीने में दर्द या बेचैनी है। अभी क्यों होती है? काज बाय रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू हार्ट मसल, दिल के मसल को खून की कम सप्लाई की वजह से होती है। ठीक है, अब ये खून की सप्लाई क्यों होती है? आमतौर पे ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से होती है। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे याद रखना है कि कोरोनरी हार्ट डिजीज को ही हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है ये कोरोनरी हार्ट डिजीज का ही दूसरा नाम है। तो आपने इस पॉइंट को याद रखना है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज या कोरोनरी हार्ट डिजीज में प्लेग की फॉर्मेशन की वजह से खून की सप्लाई में मसला आता है, रुकावट आती है। उस रुकावट की वजह से सीने में जो दर्द या बेचैनी होती है उसको हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एंजाइना जो है वो कोरोनरी हार्ट डिजीज की बाकायदा एक अलामत है एंड ऑफन इंडिकेट्स, और अक्सर ये किस चीज़ की निशानदेही करती है कि हार्ट इज नॉट गेटिंग इनफ ऑक्सीजन, कि जो दिल जो है उसको जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन उसको नहीं मिल रही। तो स्टूडेंट्स असल में एंजाइना पेक्टोरिस जो है ये एक सिग्नल है। अगर एंजाइना पेक्टोरिस जो है अगर सीने में पेन होती है, चेस्ट पेन होती है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट होती है, तो फौरन डॉक्टर से जो है वो रजू करना चाहिए, ताकि इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है ना जिसके नतीजा में हार्ट अटैक हो सकता है अगर ये ज़्यादा सवियर हो जाए, जिसके नतीजा में हार्ट फेलियर हो सकता है, उनसे क्या किया जा सके, बचा जा सके और ज़िंदगी को जो है वो महफूज बनाया जा सके। स्टूडेंट्स इसके सिम्टम्स क्या हैं? अब जिस पेशेंट को जो है वो सीने में दर्द होती है वो उसको कैसे पता चलेगा कि एंजाइना पेक्टोरिस ही है या किसी और वजह से दर्द हो रही है? तो एंजाइना पेक्टोरिस में सीने में दर्द और बेचैनी होती है, ये तो इसके डेफिनेशन ही है। इसके अलावा सीने में स्टूडेंट्स एक दबाव महसूस होता है, सीने के अंदर एक दबाव महसूस होता है, सीने में जकड़न महसूस होती है। ठीक है, जैसे सीने को कुछ चीज़ जो है वो जोर से क्या कर रही है, दबा रही है, निचोड़ रही है, इसे स्क्वीजिंग कहते हैं। जस्ट स्क्वीजिंग होती है। और हैवीनेस, और सीने में जो है वो भारीपन महसूस होता है। तो सीने में दबाव, जकड़न या भारीपन। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे भी रेफर्ड पेन यहाँ पे भी मिलती है। जाहिर सी बात है जब स्टूडेंट्स चेस्ट पेन होगी तो वो जो पेन है वो स्पाइनल कॉर्ड के उस पॉइंट तक जाएगी, उस पॉइंट से आगे फिर वो शोल्डर्स तक, नेक तक और आर्म्स तक जाएगी, जिसको हम रेफर्ड पेन कहते हैं। तो रेफर्ड पेन जो है वो आपको यहाँ पे भी मिलती है। तो आपने इस पॉइंट को भी जो है वो याद रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है लाइफ स्टाइल चेंजेस। स्टूडेंट्स अगर सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है पेशेंट का, पेशेंट जो है वो खाता है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो एक्सरसाइज नहीं करता, वर्जिश नहीं करता, उसकी डाइट अच्छी नहीं है, तो इस केस में उसने अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, उसने अपनी हेल्दी डाइट का ख्याल रखना है, उसने बाकायदा जो है वो एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, अपने जंक फूड, ये जो जंक फूड फास्ट फूड है इसको स्किप करना है, हेल्दी वेजिटेबल्स फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो इस तरह लाइफस्टाइल को तब्दील करके जो है वो हम इसकी मज़ीद कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। दूसरा मेडिकेशंस, अद्वयात का इस्तेमाल करके ऐसी दवाइयाँ जो है वो यूज़ की जाती हैं जो कि इसकी मज़ीद पेचीदगियों से हमें बचा सकती हैं। तो डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक जो है वो मेडिसिन का इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद अगर कंडीशन थोड़ी सी ज़्यादा सवीर हो जाती है तो इसके नतीजे में एंजियोप्लास्टी या स्टंट प्लेसमेंट की जाती है। एंजियोप्लास्टी की जाती है या स्टंट पेशेंट की बॉडी के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है। अब स्टंट कैसे डाला जाता है और कैसे काम करता है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको जो है जो इससे पहले मायोकार्डियल इन्फारेक्शन का जब मैंने आपको ट्रीटमेंट पढ़ाया था वहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ। अब स्टूडेंट्स इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? अगर इसको अनट्रीटेड रखा जाए, अगर इसका इलाज है वो ना करवाया जाए तो इसके नतीजा में मायोकार्डियल इन्फारेक्शन यानी हार्ट अटैक हो सकता है। और ये एंजाइना पेक्टोरिस जो है ये हार्ट फेलियर के रिस्क को जो है बहुत ज़्यादा
इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है। तो आपने इस पॉइंट को भी जो है वो याद रखना है। तो स्टूडेंट्स ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं और ये तकरीबन सेम है किससे, कोरोनरी हार्ट डिजीज की कॉम्प्लिकेशन से। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।